आज हम प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, ये महायुद्ध के बाद क्या इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जाना था और कौन कौन से देश थे जो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहे, जिसमें जर्मनी को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो प्रथम महायुद्ध के बाद कौन कौन से जो परिणाम निकले उनको हम जानेंगे। तो महायुद्ध के परिणाम में पहले राजनीतिक परिणामों में निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ, लघु राज्यों का उदय, राष्ट्रीयता का विकास, लोकतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, नवीन वादों का उदय, साम्यवादी शासन तंत्र का उदय और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन, सस्तीकरण की होड़ और आर्थिक परिणाम में जन संपदा की हानि, युद्ध ऋणों की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति, मुद्रास्फीति की दर बढ़ना, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, कृषकों की सुरक्षा, बेरोजगारी की समस्या, सामाजिक परिणाम में जन हानि होना, अल्पसंख्यकों की समस्या, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, सांस्कृतिक हानि और वैज्ञानिक प्रगति, ये इसके रिजल्ट निकले। तो अधिकतर इसके जो परिणाम निकले वो ज़्यादा नुकसानदायक रहे और कुछ ऐसे भी परिणाम थे जैसे कि स्त्रियों की दशा में सुधार देखने को मिला और कृषकों की दशा में सुधार, इसके अतिरिक्त श्रमिकों की दशा में सुधार। तो और कुछ देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। तो कुछ इसके परिणाम अनुकूल भी है और ज़्यादातर बुरे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं महायुद्ध के परिणाम। महायुद्ध का जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणाम में देखते हैं निरंकुश राजतंत्रों का अंत। जैसा कि हमने देखा कि कुछ देशों में निरंकुश राजतंत्र के क्रियाकलापों के कारण ये यहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब थी। जो जनता जो थी वो अधिक इस बात से नाराज थी कि उनकी तरफ ध्यान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और तुर्की एवं बल्गेरिया के गणतंत्रों का अंत होता है। तो ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है कि अब जनता के लिए ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, क्योंकि शासन व्यवस्था ने इस बात पर विचार विमर्श शुरू कर दिया कि उनकी निरंकुश शासन प्रणाली के कारण ही ये सारा युद्ध का वातावरण तैयार हुआ और लोगों में एक तरह से असंतोष का भी भाव था। तो निरंकुश राजतंत्रों का अंत होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। इसके बाद नंबर 2, लघु राज्यों का उदय। अब लघु राज्यों में कौन से थे? महायुद्ध के बाद लघु राज्यों का महाद्वीप बन गया, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड आदि। तो ये लघु राज्य थे जिनका उदय देखने को मिलता है महायुद्ध के बाद। तो इससे क्या है कि इनकी स्थिति में सुधार होता है और जो जन सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर 3, राष्ट्रीयता का विकास। तो राष्ट्रीयता का विकास तो पहले से ही हो रहा था, उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था, लेकिन इसके प्रथम महायुद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, फिनलैंड नामक राज्यों का निर्माण हुआ। नए यूरोप के राजनीतिक जीवन की आधारशिला थी और राष्ट्रीयता। नए यूरोप के राजनीतिक जीवन की आधारशिला क्या थी? राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता का विकास देखने को मिलता है महायुद्ध के बाद राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत। इसके बाद लोकतंत्र का विकास। तो लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि जो अमेरिका और इंग्लैंड यही कहकर युद्ध लड़ रहे थे कि हम तो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम महायुद्ध के दौरान इंग्लैंड, अमेरिका ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्टोनिया,
लैटेविया आदि में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो लोकतंत्र की एक तरह से और अधिक बढ़ावा मिला इस महायुद्ध के बाद। इसके बाद है नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। युद्ध समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने पर विशेष बल दिया जाने लगा, क्योंकि अभी ये लोग विचार करने लगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो दो देशों की समस्याएं या जो धार्मिक समस्याएं या जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनको अगर बड़े पैमाने पर हल नहीं किया जाएगा तो इसी प्रकार का युद्ध पुनः देखने को मिल सकता है। तो इसी समस्याओं को, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है और राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। ये बात अलग है कि राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ हद तक उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद है नवीनवादों का उदय। नवीनवादों का उदय में समाजवाद, साम्यवाद के बाद इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैनिकवाद का उदय देखने को मिलता है। तो इस इटली में फासिस्टवाद और जर्मनी में नाजीवाद, ये बाद में एक तरह से आक्रामक नीति अपनाते हुए मुसोलिनी और हिटलर, इनकी नीतियों ने बाद में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी भूमिका महत्वपूर्ण वातावरण तैयार कर दिया था और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करने में इनकी नीतियाँ थी आक्रामक, वो काफ़ी जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। तो साम्यवादी शासन का उदय, इसके बाद नवीनवादों का उदय में समाजवाद, साम्यवाद के बाद इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैनिकवाद का उदय होता है। तो सैनिकवाद जापान में हुआ तो जापान भी, ये तीनों जो शक्तियां हैं इटली, जर्मनी और जापान, ये बाद में अपनी मनमानी करती हैं, जिसके कारण हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद में देखने को मिलता है। इसके बाद साम्यवादी शासन तंत्र का उदय। लेनिन के नेतृत्व में ये रूसी क्रांति हुई और रूसी क्रांति के सफल होने के बाद साम्यवादी मतलब विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा मिला और साम्यवादी सफल रहे तो रूस में सुदृढ़ साम्यवादी व्यवस्था का उदय हुआ। इसके साथ साथ जो यूरोपीय देश थे वो इस विचारधारा से काफ़ी डरे हुए थे। वो जो पूंजीवादी देश थे वो ये मान रहे थे कि अगर इस प्रकार की विचारधारा का उदय पश्चिम में भी हो जाता है तो इससे उनकी पूंजी व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन साम्यवादी शासन व्यवस्था में जो आम जन की समस्याएं थी उनको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व का साहूकार बन गया, यानी मुखिया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों पर उसका 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्जा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे देशों को धन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने क्या कर्ज लिया अमेरिका से और अमेरिका ने कर्ज दिया। और लेकिन जो कर्ज के तले जो देश थे वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के गुलाम बन गए और इसीलिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शक्ति के रूप में उभर कर आता है और यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों पर उसका 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्जा था। इसके बाद साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड ने इसको बढ़ावा दिया। साम्राज्यवाद का तो यही उद्देश्य रहा कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, आर्थिक रूप से अपने उपनिवेश स्थापित करना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये इसमें और अधिक वृद्धि होती है और इसमें यूँ दिक्कत नहीं थी क्योंकि जो उपनिवेश थे इनके जो यूरोपीय शक्तियों के, तो उनके देश के सैनिकों को लड़ाते और उन्हीं का इस्तेमाल करते। अगर वो घायल या कुछ भी दुर्घटना होती तो उनको निकाल दिया जाता। तो इस प्रकार से अपना पैसा ज़्यादा खर्च करने को नहीं करना पड़ रहा था। इसीलिए साम्राज्यवाद को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। शस्त्रीकरण की होड़ अब प्रथम विश्व युद्ध में हुआ और इसमें जो देश हारे उनके मन में यही बात रही कि उनके पास सैनिक संख्या कम थी या सैनिक साजो सामान नहीं था
या शस्त्रीकरण में वो पीछे रह गए। तो इसके बाद फिर और दुगनी गति से शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और सभी देश यह कहते हैं कि वो जो शस्त्र बना रहे हैं वो अपने सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, दूसरा देश शस्त्रों को बढ़ावा दे रहा है। और इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए शस्त्रों को बनाने में महत्वपूर्ण सभी देश सामने आगे आते हैं और धीरे धीरे शस्त्रों में वृद्धि होती है, जिसके कारण समस्त विश्व जो है बाद में एक शस्त्रों के ढेर पर खड़ा हो जाता है, जिसका परिणाम हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने को मिलता है। तो शस्त्रीकरण पर किसी प्रकार से रोक न लग पाई और शस्त्रीकरण में दिनों दिन वृद्धि होने से आगे की जो स्थिति है वो काफी विनाशकारी हो जाती है। इसके बाद आर्थिक परिणाम, जन संपदा की हानि। तो 10 खरब रुपया इस युद्ध में खर्च हुआ था और इस युद्ध के कारण जो फसलें काफ़ी नष्ट हुई और उद्योग नष्ट हुए और मकान ध्वस्त हुए, अस्पताल, मतलब बमबारी से क्या हुआ कि जो जन सामान्य भी काफ़ी संख्या में इसमें मारे गए। तो इस युद्ध से जन संपदा की व्यापक हानि हुई और लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। इसके बाद युद्ध ऋणों की समस्या। युद्ध ऋणों की समस्या क्यों हुई? क्योंकि जो युद्ध में जो देश भाग ले रहे थे उन्हें युद्ध के समय अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण उन्होंने अन्य देशों से कर्ज के रूप में धन लिया और ये कर्ज 1914 ईस्वी में दोनों पक्षों के देशों पर लगभग 8,000 करोड़ का सार्वजनिक ऋण था और 1918 ईस्वी में बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से देशों ने दूसरे देशों से कर्ज लिया सिर्फ युद्ध में लड़ने के लिए। उसका कोई एक तरह से सृजनात्मक प्रयोग नहीं हुआ, किसी विकास कार्यों में नहीं लगा, सिर्फ युद्ध में। तो इस प्रकार बहुत सारे देश थे जो दूसरे देश के क्या हो गए, एक तरह से ऋणों के नीचे दब गए और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति। प्रत्येक देश के सामने पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि जो धन था वो तो युद्धों में लगा दिया गया। अब व्यापार किससे करें? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी इसको नुकसान होता है और बहुत से देशों की जो आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी इस महायुद्ध ने महत्वपूर्ण एक तरह से क्षति पहुंचाई। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति। युद्ध के दौरान खरबों रुपया खर्च हुआ विभिन्न देशों के द्वारा जिन्होंने इसे भाग लिया। किसी उत्पादन कार्य में लगभग विनाश में ये सारा रुपया लगा। कर्ज चुकाने के लिए विभिन्न देशों ने मनमाने तरीके से कागजी मुद्रा अपनी छापनी शुरू कर दी, लेकिन इस मुद्रा से छापने से क्या हुआ कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रही। इससे मुद्रा अधिक छापने से मुद्रास्फीति की भी दर बढ़ गई, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू उत्पादन के हिसाब से छापा जाए तब तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। अब उत्पादन बिल्कुल नहीं और मुद्रा, कागजी मुद्रा, तो उस समय उसकी वैल्यू खत्म हुई और इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी और लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद श्रमिकों की स्थिति में सुधार। अब युद्ध में अत्यधिक सैनिक मारे गए और बहुत सारे श्रमिकों को भी इसमें लगाया गया था, लेकिन जब अधिक संख्या में पुरुषों के मारे जाने के कारण पुरुषों की संख्या में कमी आई तो श्रमिकों की फिर वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि कार्य करने के लिए श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी। तो श्रमिकों की दशा में सुधार देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका कृषकों की सुरक्षा, कृषकों की दशा में भी श्रमिकों की दशा की भांति सुधार होता है, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए कृषकों की आवश्यकता, क्योंकि लोगों को जो भोजन और जो खाद्य सामग्री है वो कौन पैदा करता है? किसान। तो किसानों की दशा में भी सुधार देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बेरोजगारी की समस्या। युद्ध के दौरान कारखाने, उद्योग धंधे सभी नष्ट हो गए,
तो उत्पादन के जो जरिए थे वो ही खत्म हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो उसमें कार्य कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए और सभी देशों ने क्या किया, युद्ध समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों की छटनी कर दी। अब ये जो सैनिक निकाल दिए गए सेना से युद्ध के बाद, उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं था और उद्योग धंधे पहले से नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद सामाजिक परिणाम, तो सामाजिक परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखने को मिलते हैं, जनहानि। इस युद्ध में 36 राष्ट्रों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। कितने? 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध में 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, मतलब 6 करोड़ में से कितने मारे गए, 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए। लगभग 2 करोड़ 20 लाख घायल हुए। कितने? 2 करोड़ 20 लाख घायल हुए। सैनिकों के अलावा लाखों गैर सैनिक भी मारे गए क्योंकि बहुत सारे जो आम नागरिक भी इसमें मारे गए युद्ध में, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से कुल टोटल जो संख्या थी वो 6 करोड़ सैनिकों ने इसमें युद्ध में भाग लिया। इसमें 1 करोड़ 30 लाख मारे गए, लगभग 2 करोड़ 20 लाख घायल हुए और अनगिनत आम नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए। तो जन हानि बड़े पैमाने पर हुई। अल्पसंख्यकों की समस्या, अब अल्पसंख्यकों की समस्या यूँ पैदा हुई कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो एक देश के नागरिक दूसरे देश में चले गए रिफ्यूजी के रूप में, और बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी समस्या का समाधान कैसे हो। ना तो उनकी जाति, वर्ग, धर्म को लेकर अनेक समस्याएं आई कि इसका निपटारा कैसे हो। तो ये एक समस्या देखने को मिलती क्योंकि लोग डरे हुए थे और अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए, पलायन कर गए। लेकिन युद्ध समाप्त हुआ तो उनकी सरकारों ने ये पूछा कि तुम्हारा धर्म, जाति किस देश के, भाषा के आधार पर। तो ये समस्या का निपटारा करना बहुत कठिन हो गया। अल्पसंख्यकों की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पुरुषों की संख्या जब कम हो गई युद्ध में भाग लेने के कारण, और यूरोप में तो बहुत अधिक पुरुषों की संख्या में कमी आई क्योंकि अधिकतर सैनिक इस युद्ध में मारे गए, तो महिलाएं को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले महिलाओं को ऐसे अधिकार भी नहीं दिए थे कि बाहर जाकर कार्य करें, तो उनको सबसे पहले 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो स्त्रियों की दशा में परिवर्तन देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद सांस्कृतिक हानि, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई थी, बहुत से वैज्ञानिक भी इसमें मारे गए और जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसको भी नुकसान पहुंचा। तो ये भी एक प्रथम विश्व युद्ध का बुरा परिणाम देखने को मिलता है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रगति, इस युद्ध में टैंकों, हवाई जहाज और पनडुब्बियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ और रासायनिक गैसों का भी प्रयोग हुआ। तो अब ये विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ये सोचा जाने लगा कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक जो हथियार उनमें बढ़ोतरी की जाए, नए नए हथियारों की खोज की जाए, जिससे कि वैज्ञानिक पद्धति को और अधिक प्रोत्साहन मिला। वैज्ञानिक नए नए हथियारों का निर्माण करने लगे और इन्हीं हथियारों के माध्यम से अनेक ऐसे भी खोजें हुई जो मनुष्य की प्रकृति में काफ़ी सहयोग प्रदान करती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक प्रगति भी देखने को मिलती है और इस जैसे हवाई जहाज़ों का प्रयोग, पनडुब्बियों का प्रयोग, टैंकों का प्रयोग और विभिन्न प्रकार के हथियार इस समय बनने लगे और जो शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। बाद में ये शस्त्रीकरण ही द्वितीय विश्व युद्ध का बाद में कारण बनता है, क्योंकि जो राष्ट्र पराजित हुए थे वो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पहले से अधिक शस्त्रों का निर्माण करने में लग जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे इनकी जो इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति भी बाद में जाकर घातक सिद्ध होती है और जर्मनी, जापान, इटली की आक्रामक नीति बाद में जाकर एक तरह से
दोबारा से विश्व को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करती है। तो आज हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या परिणाम निकले, जिसमें हमने देखा राजनीतिक परिणामों में निरंकुश राजतंत्रों का अंत होता है, लघु राज्यों का उदय होता है, राष्ट्रीयता का विकास, लोकतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, नवीनवादों का उदय, साम्यवादी शासन तंत्र का उदय, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि होती है, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन और शस्त्रीकरण की होड़ लग जाती है। इसके बाद आर्थिक परिणाम में जन संपदा की हानि, युद्ध ऋणों की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति, मुद्रास्फीति में वृद्धि, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, कृषकों की सुरक्षा में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है क्योंकि सैनिक बड़े पैमाने पर निकाल दिए जाते हैं सेना से, सामाजिक परिणाम में जनहानि, अल्पसंख्यकों की समस्या, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, सांस्कृतिक हानि और वैज्ञानिक प्रगति। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य विषय को, अन्य टॉपिक को समझेंगे। ओके।